Assalamu alaikum. So now we will continue our MCQ. So the MCQ number 53 is a male patient came with complaint of lower back ache. Doctor during examination noticed an outgrowth tuft of hair on the back at L5 region. What is your diagnosis? Options हमारे पास हैं spina bifida occulta, anencephaly, meningomyelocele and meningomyelocele. So the correct answer is spina bifida occulta. अच्छा, अब इसके कुछ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, देखिए जो टिप्स हैं, देखिए जैसे हम डायग्नोज करेंगे कि ये कौन सा डिफेक्ट है। जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है, देखिए वो क्या होता है, एक क्लोज्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा इज क्लोज्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है, फेलियर ऑफ द कॉर्डल न्यूरोपोर टू क्लोज, ठीक है। और इसकी वजह से, लेकिन इसमें कोई हर्निएशन नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्यूरा जो होती है वो इंटैक्ट होती है, ठीक है। देयर इज़ नो हर्निएशन, ड्यूरा इंटैक्ट होती है, कोई हर्निएशन जो है वो इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये लोअर वर्टिब्रल लेवल्स पे होता है, ठीक है, लोअर वर्टिब्रा पे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ उन्होंने हमें मेंशन किया है कि L5 के रीजन पे है, ठीक है। और जब हम इसको फिजिकल एग्जामिनेशन पे देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एक टफ्ट ऑफ हेयर मिलता है और एक स्किन डिम्पल मिलता है। जिस जगह पे बोनी डिफेक्ट होगा, जिस वर्टिब्रल लेवल का डिफेक्ट होगा वहाँ पर हमें एक बोनी डिम्पल या एक टफ्ट ऑफ हेयर मिलेगा, ठीक है। दिस इज डायग्नोस्टिक फॉर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फेलियर ऑफ द कॉर्डल न्यूरोपोर टू क्लोज बट देर इज़ नो हर्निएशन, ड्यूरा बिल्कुल इंटैक्ट होती है और इसमें क्या होता है, टफ्ट ऑफ हेयर या स्किन डिम्पलिंग हमें मिलती है एट द लेवल ऑफ बोनी डिफेक्ट, ठीक है। जो दूसरी उन्होंने ऑप्शन हमें दी है एनेनकेफली, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज एन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रॉस्ट्रल न्यूरोपोर जो है ना वो क्लोज नहीं होता, फेलियर ऑफ द रॉस्ट्रल न्यूरोपोर टू क्लोज, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, एनेनकेफली होगी, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो गया कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जो है वो क्या होता है, क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और कॉर्डल न्यूरोपोर के क्लोजर के क्लोज नहीं होता, उसकी वजह से होता है। एनेनकेफली में इट इज़ एन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसमें रॉस्ट्रल न्यूरोपोर जो होता है, ठीक है, वो क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोर ब्रेन ही नहीं बनता, ठीक है। मेनिंजोमाइलोसील और जो मेनिंजोसील है, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मेनिंजोसील के अंदर क्या होता है कि जो डिफेक्ट होता है ना उससे मेनिंजीज हर्निएट करके बाहर आ जाती हैं, ठीक है। हमने कहा था स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में कोई हर्निएशन नहीं होती, लेकिन मेनिंजियोसील में क्या होगी, उस डिफेक्ट से, बोनी डिफेक्ट से मेनिंजीज जो है वो हर्निएट करके बाहर निकल आएंगे, तो वो हो जाएगा मेनिंजियोसील। और जब उन मेनिंजीज के साथ साथ न्यूरल टिश्यू भी हर्निएट करके बोनी डिफेक्ट से बाहर आ जाएगा, इट विल बी मेनिंजियोमाइलोसील, ठीक है। सो आई होप ये आपको एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा और इसके कोई भी एमसीक्यू से रिलेटेड आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो ड्यू टू, लिम्फेटिक फ्लो जो होता है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू हेमरेज, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इंक्रीज लिम्फेटिक फ्लो जो होता है वो इंक्रीज होता है जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है और ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन इसका रिवर्स होगा कि जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारा लिम्फेटिक फ्लो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और उसके अलावा हेमरेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ द लिम्फेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, लेडी हैज़ डिफिकल्टी इन कमिंग डाउन स्टेयर्स एंड टिल्ट हेड टू द लेफ्ट विद आइज अपवर्ड वाइल मूविंग डाउन स्टेयर, लीजन इज एट ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। अब ये ट्रॉक्लियर नर्व का बहुत टिपिकल होता है, ठीक है। सिनेरियो इस तरह से देते हैं कि डिफिकल्टी इन गोइंग डाउन स्टेयर्स, ठीक है, क्योंकि जो ट्रॉक्लियर नर्व होती है, देखिए वो आपके सप्लाई कर रही होती है, हमने इसको किस तरह से याद किया था, टी, जो ट्रॉक्लियर नर्व होती है, देखिए वो हमारे पास होती है SO4 को सप्लाई करती है, ठीक है। SO4 से मतलब क्या है कि फोर्थ नर्व जो है वो सुपीरियर ऑब्लीक नर्व को सप्लाई करती है, ठीक है। ट्रॉक्लियर नर्व का फॉर्मूला क्या है, SO4, यानी कि जो फोर्थ नर्व है वो सुपीरियर ऑब्लीक मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। इसलिए उसको क्या है, सुपीरियर ऑब्लीक मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। इसलिए क्या है कि वो, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, ट्रॉक्लियर नर्व का डैमेज होता है तो हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल डिप्लोपिया हो जाता है, ठीक है। वर्टिकल डिप्लोपिया हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है, देखिए, इन मूविंग डाउन स्टेयर्स, ठीक है, वर्टिकल डिप्लोपिया की वजह से। और उसका जो हेड टिल्ट हो जाता है, देखिए, टुवर्ड्स द लेफ्ट आई, ठीक है, वाइल मूविंग डाउनवर्ड, ये टिपिकल ऑफ ट्रॉक्लियर नर्व इंजरी होता है, ठीक है। और ऑक्यूलोमोटर नर्व की इंजरी जब होगी तो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है, अगर उसकी इंजरी हो जाएगी, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ड्रूपिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस जो होता है, ठीक है, जिसने एलिवेट किया होता है, ठीक है, वो उसका डैमेज हो जाएगा तो ड्रूपिंग हो जाएगी, मिड्रियसिस हो जाती है, ठीक है, टोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जो ऑक्यूलोमोटर नर्व के डैमेज से मिल रही होती हैं। जबकि जो अब्ड्यूसर नर्व होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 6 नर्व होती है, तो उसका निमोनिक है LR6, ठीक है, ये लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है। तो इसके डैमेज की वजह से क्या होगा, लेटरल रेक्टस एक्ट नहीं करेगा लेकिन मीडियल
फैक्टर्स ट्रैक करें तो आपकी आइज़ जो है देखिए वो इनवर्ड मूव कर जाएंगी, ठीक है। और ट्राइजेमिनल नर्व जो हमारी फिफ्थ नर्व होती है देखिए उसका आई से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रॉक्लियर नर्व। मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एथ्रोमा, मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एथ्रोमा होता है डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। कैलकुलेट द GFR व्हेन द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 12 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर इज 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब इसके लिए हमारे पास एक सीधा साधा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो ये आप क्विकली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले तो देखिए उन्होंने हमें वैल्यूज़ क्या दिए। उन्होंने हमें ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिया 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिया 12 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और हमें ऑन्कोटिक प्रेशर दे दिया कैपिलरी का 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। नाउ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है कि GFR इज इक्वल टू, ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से आपने बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माइनस करना है, ठीक है। और उसमें से आपने माइनस कर देना है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, और जो बोमेन्स कैप्सूल का ऑन्कोटिक प्रेशर है वो, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना है कि जो बोमेन्स स्पेस है ना उसका ऑन्कोटिक प्रेशर हमेशा 0 होता है, तो वो तो वैसे ही 0 हो गया। बाकी वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। Hypertensive can be managed pharmacologically and surgically on labs. What's the evidence that make it possible for him to be treated pharmacologically instead of surgery? अब इसमें क्या ऑप्शन राइट है हमारे पास, हाइपररेनीमिया। हाइपररेनीमिया क्या होता है, देखिए, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ रेनिन इन द ब्लड, ठीक है। एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ रेनिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द ब्लड, जिसको हम कहते हैं हाइपररेनीमिया, ठीक है। अब ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसलिए होता है कि ये हाइपररेनीमिया होता है सेकेंडरी टू इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। जितना ज़्यादा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है उतना ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो रेनिन की रिलीज़ ज़्यादा होता है और हाइपररेनीमिया होता है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन कब ज़्यादा होती है, जब हमारे पास क्या होता है, जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है उसमें क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर हमारे पास कैटकोलेमिन्स का रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, एक्सेस सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हाइपररेनीमिया हो जाता है, रेनिन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी हाइपररेनीमिया क्यों होता है, अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी या एडर्नल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म से आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा और आपके पास ब्लड के अंदर रेनिन लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। तो हाइपररेनीमिया क्या होता है, एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ रेनिन इन द ब्लड, ठीक है। और ये एक इंडिकेशन है कि आपने फियोक्रोमोसाइटोमा को जो है फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करना है इंस्टेड ऑफ सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट इज इन ECG हार्ट रेट इज़ 120 बीट्स पर मिनट, इट इज़ रिलेटेड टू। अब ये किस तरह हमने सॉल्व करना है, उन्होंने हमें हार्ट रेट बताया 120 पर मिनट, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। और जो हमारा RR इंटरवल होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, RR इंटरवल होता है सेकेंड्स डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, ठीक है। अब हमने कहा है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमने ऊपर लिख दिया 60 सेकंड्स, ठीक है। और हमारा हार्ट रेट कितना है, 120 बीट्स पर मिनट। हमने 1 मिनट इसलिए क्योंकि पर मिनट की बात हो रही है ना, मिनट में 60 सेकंड्स और इसको हमने 120 से डिवाइड कर दिया। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है। सो द RR इंटरवल विल बी 0.5 सेकेंड, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अ ग्रुप ऑफ माइस वाज टेकन एन इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वाज गिवन, दिस विल वर्क एज एन इनिशिएटर इन द प्रोसेस, द इनिशिएटर इन द प्रोसेस विल वर्क एज, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इनिशिएटर जो होता है वो परमानेंट DNA डैमेज कॉज करता है, ठीक है। इनिशिएटर जो है वो परमानेंट DNA डैमेज कॉज करता है, ठीक है। जबकि जो प्रोमोटर होता है वो क्या करता है, अगर प्रोमोटर का पूछा जाए तो आप कहेंगे क्लोनल प्रोलिफरेशन। प्रोमोटर जो होता है वो क्लोनल प्रोलिफरेशन कराता है, ठीक है, और इरिवर्सिबल जो है ना वो डैमेजेस कॉज करता है, ठीक है। जो आपका प्रोमोटर होता है, ठीक है, वो क्लोनल प्रोलिफरेशन कराता है। अ मदर ब्रॉट हर फ्यू मंथ्स ओल्ड बेबी चाइल्ड इज केस ऑफ मेनिंजाइटिस, शी इज़ वरीड दैट हर 2 एल्डर चिल्ड्रन माइट गॉट द इन्फेक्शन, हाउ विल यू टेल हर व्हाट्स द मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो जो मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, वो आपका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड करा होता है, ठीक है। क्रिसमस डिजीज़ इंक्रीजेस ब्लीडिंग, व्हाट विल बी रेज, ठीक है। अब क्रिसमस डिजीज़ क्या होती है, ठीक है, जो आपके पास फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है ना, उसको हम कह देते हैं क्रिसमस डिजीज़, ठीक है। तो क्रिसमस डिजीज़ हो जाए या फिर आपके पास हीमोफीलिया की बात आ जाए, ठीक है, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। इन दोनों में जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, APTT जो है वो रेज्ड होता है, ठीक है। क्रिसमस डिजीज़ को हम हीमोफीलिया B भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो रेज्ड होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपको क्या शो कर रहा होता है, ठीक है, कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम रेज्ड है, ठीक है, तो हीमोफीलिया या A या B में से कोई ऑप्शन होगी जो भी आपको दी हुई है, ठीक है। अगर आपके पास एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के साथ साथ ब्लीडिंग टाइम भी रेज हो जाता है, दोनों चीज़ें रेज हो जाती हैं, APTT भी रेज हो गया,
ठीक है, एपीटीटी भी इंक्रीज़ हो गया और वो कहते हैं ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो गया, तो फिर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़। ठीक है, ओके। पोस्टीरियर इंफीरियर लिमिट ऑफ द लंग विच वी कॉल्ड पोस्टीरियर इंफीरियर लोब इज एट द लेवल ऑफ T10। ठीक है, ये भी बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है। लिम्फोसाइट नॉर्मल परसेंटेज कितनी होती है, लिम्फोसाइट की नॉर्मल परसेंटेज कितनी होती है, लिम्फोसाइट में 80 to 90% आपके पास होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, अबंडेंट होते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास 10 to 20% होते हैं। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज़ में हमें ये ऑप्शन कंबाइन दी हुई है, अगर ये कंबाइन दी हो तो ऑब्वियसली हम उसको चूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें सेपरेट ऑप्शन दे दिए हैं तो हम प्रेफर करेंगे टी लिम्फोसाइट्स 80 to 90% को देन द बी लिम्फोसाइट 10 to 20%। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉर न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड द साइट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा किया है। ठीक है, इसका निमोनिक हमारे पास क्या होता है, एम रैट होता है। ठीक है, दैट इज मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेशन एंड ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेशन एंड द ट्रांसमाइग्रेशन। एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक कॉज्ड बाय, एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक जो होता है वो क्यों कॉज होता है। ठीक है, अब देखें, जो वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एथ्रोस्क्लेरोसिस होता है हमारा पूरा प्रोसेस, ठीक है, वो एक विट्रोस ट्राइएड की वजह से कॉज होता है। वर्चुअस ट्राइएड क्या होता है, एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है, ब्लड स्टेसिस और हाइपरकोएगेबिलिटी। अब क्या होता है कि नॉर्मल जब हमारी एंडोथीलियम होती है ना, ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट करती है थ्रोम्बस फॉर्मेशन से। किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करती है, ठीक है, और वो एंडोथीलिन को नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करती है। ठीक है, इसी तरह से वो जो है ना वो आपके पास और फैक्टर्स को रिलीज़ करती है, जिसमें एंटीथ्रोम्बिन 3 को रिलीज़ करती है। ठीक है, हेपरिन को इनहिबिट करती है, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती है। ठीक है, और ये सारे इसके मैकेनिज्म हैं। ठीक है, तो इसके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल एंडोथीलियम के होते हैं। जब एंडोथीलियल इंजरी होगी ये एक रिस्क फैक्टर होगा। स्टेसिस क्या होता है, नॉर्मली हमारा ब्लड जो है वो एक जो है ना वो नॉर्मल जो फ्लो उसका लेमिनर फ्लो होता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, जब भी हमारे पास क्या होता है ब्लड का स्टेसिस होता है तो रिस्क बढ़, जब स्टेसिस होगा, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, कि वहाँ पर कोई थ्रोम्बस बने। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, सेल सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जब ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा सेल सारे इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, थ्रोम्बस बनने का रिस्क बढ़ जाता है। स्टेसिस क्यों हो सकता है, जब प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन वगैरह होती है, लेकिन आफ्टर सर्जरी, ठीक है, तो स्टेसिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हाइपरकोएगेबिलिटी, हाइपरकोएगेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रोटीन सी, प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी हो गई है, या अगर आपके पास फैक्टर 5 लेडिन की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो ये सारी स्टेट्स जो हैं ये आपके पास हाइपरकोएगेबिलिटी कॉज करती हैं। और वैसे भी आपकी हाइपरकोएगेबिलिटी स्टेट, जैसे प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक हाइपरकोएगेबल स्टेट है। तो ये सारी तीनों चीज़ें जो होती हैं ये वर्चुअस ट्राइएड होता है, जो कि हमारे पास रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो थी वो क्या था, एंडोथीलियल इंजरी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक इज फॉर्म ऑफ, एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक जो होता है वो किस तरह से बनता है, वो स्मूथ मसल्स भी होते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी होते हैं, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक होता है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें सेल्स होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है और लिपिड्स होते हैं। सेल्स कौन कौन से होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, टी सेल्स होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और लिपिड्स भी होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर लिपिड्स होते हैं, कि सारे मिलकर जो है एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक बनाते हैं। ठीक है, आफ्टर डायबिटीज साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन। न्यूट्रोफिल माइग्रेशन जो है ना वो वैसे अगर आपको पता होना चाहिए तो 3 हमारे पास ऐसे साइटोकाइंस है, ठीक है, जो न्यूट्रोफिल माइग्रेशन करा रहे होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल माइग्रेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कीमोटेक्सिस। ठीक है, न्यूट्रोफिल माइग्रेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमोटेक्सिस कहते हैं। और कीमोटेक्सिस में हमने जो सीक्वेंस याद रखना है वो ल्यूकोट्राइन B4 मोर देन C5a मोर देन इंटरल्यूकिन 8, ये 3 ऑप्शन होती हैं। यानी कि ल्यूकोट्राइन B4 को आपने प्रेफर करना है कि अगर आपके पास ऑप्शंस में न्यूट्रोफिलिक कीमोटेक्सिस में ल्यूकोट्राइन B4 है तो उसको प्रेफर करेंगे आप C5a के ऊपर। अब यहाँ पर उन्होंने हमें वो ऑप्शन नहीं दी हुई तो C5a को हम चूज़ करेंगे। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल माइग्रेशन यानी कीमोटेक्सिस कराता है। अ डिजीज इज अ पेशेंट इज हैविंग माइट्रल वेल्व डिजीज नाउ प्रेजेंट विद फीवर मिलेज पटीकियाई ऑन एग्जामिनेशन ही वाज आल्सो हैविंग स्प्लिंटर हेमरेजेस एंड स्प्लीनोमेगेली। अब उन्होंने हमें जो है ना वो रिस्क फैक्टर दे दिए, तो इन्होंने बता दिया हमें माइट्रल वेल्व डिजीज़ उसको पहले से है। ठीक है, और अब वो हमारे पास किससे प्रेजेंट करे, पटीकियाई, और ये जो वेस्कुलर फिनोमेनाज होते हैं स्प्लिंटर हेमरेजेस, ठीक है, जिसे हम जो टिपिकल होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ में स्प्लीनोमेगेली है। और पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन जो पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है, फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इट इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ठीक है, लिपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू, ठीक है, जो लिपोफिलिक हार्मोन होते हैं दे एक्ट थ्रू मैसेंजर आरएनए। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा कॉमन हो चुका है। बेसिकली क्या होता है कि वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर देखिए वो डीएनए के ऊपर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है देखिए डीएनए के साथ वो एक्ट करता है। देखिए डीएनए से फिर हमारे पास जो है वो रेप्लिकेशन डीएनए से फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के जरिए जो है मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्ट कर रहा होता है, तो लिपोफिलिक हार्मोन मैसेंजर आरएनए। ऑन ईसीजी ऑफ अ गर्ल यू सॉ सॉ टूथ वेव्स, ठीक है, विद P
वेव्स ऑफ इन रेशो 3:1। तो सॉ टूथ वेव्स जो होती हैं, ठीक है, और आपके पास उन्होंने पल्स बताई है आपको, ठीक है, रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है, दिस इज टिपिकल फॉर एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में आपको सॉ टूथ वेव्स मिलती हैं। विच मसल इन्वॉल्व इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन कौन सा मसल कराता है आपका, इंटरनल इंटरकॉस्टल और रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। इसके ऊपर पूरी वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है हमारे पास, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़रूर अच्छी तरह करना है क्योंकि इसका एक ना एक एमसीक्यू ज़रूर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई रिव्यू आपको करा देती हूँ, ठीक है, कि जब हम करते हैं हमारा नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम क्वाइट इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा मसल कौन सा होता है, मेन डायफ्राम होता है। क्वाइट इंस्पायरेशन के ऊपर हमारे पास मसल जो आता है वो डायफ्राम आ जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं क्वाइट एक्सपायरेशन की, ठीक है, तो क्वाइट एक्सपायरेशन जो होती है वो क्या होती है, पैसिव फिनोमेना होता है, खुद ब खुद ही हो रही होती है ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, ठीक है। तो पैसिव एक्सपायरेशन क्या होता है आपके पास, ठीक है, इट इज़ अ पैसिव फिनोमेना, ठीक है। जब हम बात करते हैं फोर्स्ड इंस्पायरेशन की, तो फोर्स्ड इंस्पायरेशन जो होती है वो ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कराता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन की, ना वो एक्टिव फिनोमेना हो जाता है, उसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल और आपके एब्डोमिनल मसल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मसल ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन पूछा, तो इंटरनल इंटरकॉस्टल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो लीस्ट डायलेटेबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो है वो लीस्ट डायलेटेबल होता है, जो मोस्ट डायलेटेबल होता है वो कौन सा होता है, वो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि हमारे पास कि जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है वो मोस्ट डिस्टेंसेबल होती है, जिसमें मैंने बताया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होती है वो लीस्ट डिस्टेंसेबल होती है, और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल म्यूटस होता है इट इज़ द नैरोवेस्ट पार्ट, ठीक है। आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन इन हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया जब ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे पास क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती बल्कि एरोबिक रेस्पिरेशन शिफ्ट हो जाती है टू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस प्लस ग्लाइकोजेनेसिस है वो हमारे पास होगी इन हाइपोक्सिक कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेशेंट विद HIV प्रेजेंट विद सम पर्पल रैश ऑन फोरआर्म, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 कपोसी सार्कोमा की बात हो रही है। HIV के पेशेंट के अंदर जब भी किसी स्किन डिजीज़ की बात होगी, ठीक है, तो इट विल बी कपोसी सार्कोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है, प्लाज्मा प्रोटीन का ऑन्कोटिक प्रेशर होता है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ ल्यूकोमासाइटोमा राइट सुप्रारेनल वेन इज लाइगेटेड टू प्रिवेंट सर्ज ऑफ कैटकोलोमीन्स, राइट सुप्रारेनल वेन ड्रेन इनटू, अब क्या होता है, ठीक है, जो आपकी राइट साइड की जो वेन्स होती है ना वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करी होती है, तो राइट सुप्रारेनल वेन डायरेक्टली कहाँ जाएगी, इन्फीरियर वेना केवा में जाएगी, जबकि जो लेफ्ट वाली सारी होती है यानी लेफ्ट कोनेडल वेन, लेफ्ट सुप्रारेनल वेन, वो लेफ्ट रेनल वेन में आती है, और फिर लेफ्ट रेनल वेन जो होती है, ठीक है, वो उनको लेकर जाती है, ठीक है, लेफ्ट रेनल वेन जो होती है, ठीक है, फिर वो ड्रेन करती है इनटू दिस, ठीक है। तो जो लेकिन जो राइट सुप्रारेनल वेन होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली ड्रेन करी होती है इनटू इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट MCQ is a surgeon asks students to identify part of the intestine which has thick loop with less mesentery fat, long vasorecta and few arterial arcade, which part is it? ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास क्या होता है कि जिजनम और आइलियम को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि जो जिजनम होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है ना वो लेस मेजेंट्री होती है, जिजनम के डायग्नोस्टिक पॉइंट लेस मेजेंट्री होती है, लेस फैट होती है, ठीक है, लेस मेजेंट्री होता है, लेस फैट होता है, और लॉन्ग वाजा रेक्टा जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लॉन्ग वाजा रेक्टा होता है, लॉन्ग आर्टीरियल आर्केड्स जो हैं, ठीक है, वो बहुत फ्यू होते हैं, और वाजा रेक्टा लॉन्ग होता है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर जिजनम। आइलियम में क्या होता है, मोर मेजेंट्री होती है, मोर फैट होती है, शॉर्ट वाजा रेक्टा होता है, ठीक है, तो वो आइलियम के फीचर्स है। सो दिस इज जिजनम, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQ है। सेक्रल हाइएटस इज फॉर्म बाय, सेक्रल हाइएटस कैसे बनता है, अनफ्यूज्ड S4 S5 जो हमें सेक्रल हाइएटस बनाती हैं, ठीक है। एथलीट्स हैव इन लार्ज हार्ट साइज कंपैरेटिवली एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंस्टेड देयर मसल नीड same amount of energy and have cardiac output approximately same as that in the normal individual. What can be the reason for this phenomena? अब जो एथलीट्स होते हैं ना उनके बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि एथलीट्स का जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है ना वो भी आपके पास ब्रेडिकार्डिया में ही होता है, 40 to 60 बीट्स पर मिनट एथलीट्स का रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, ठीक है। तो जो हमारे साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है ना उसमें जो फिजियोलॉजिकल कॉज है इट इज़ कि एथलीट्स के अंदर वैसे ही आपके पास जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो भी 40 to 60 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, डिक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। पेशेंट प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन फ्रॉम 6 आवर ECG फाइंडिंग शो यू वेव्स इन्वर्टेड टी वेव सीन इन, ठीक है। अब जो इन्वर्टेड टी वेव्स होती हैं और यू वेव्स होती हैं, यू वेव आर टिपिकल फॉर हाइपोकेलीमिया। फार्मर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ केम टू द क्लिनिक ऑन चेस्ट एक्सरे, फिजिशियन फाउंड क्वाइन लीजन, व्हाट कुड बी द कॉज। अब इसमें क्या जो की पॉइंट्स है, फार्मर की बात करें, साथ में अगर वो आपको ये कह दें कि चेस्ट एक्सरे पे आपको क्वाइन लीजन मिली है तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, एस्परजिलस, ठीक है। लीजन ऑफ C5 एंड C6 विच नर्व वाज इफेक्टेड, C5 और C6 की लीजन में जो नर्व इफेक्टेड होगी वो कौन सी होगी, ठीक है, C6 रूट जो है ना वो इफेक्ट होगी।
ट्रैक एक्टिवली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इट इज़ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जो होता है वो फंक्शनली एसोसिएटेड होता है विद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज रेनल कैप्सूल इज सप्लाइड बाय, ठीक है। रेनल कैप्सूल जो होता है ना वो इंटरलोब्यूलर आर्टरी से सप्लाई होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये सी नहीं है, ये ए है, ठीक है। तो रेनल कैप्सूल इज सप्लाइड बाय इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है, ये आपने क्लियर कर लेना है। ओके, सो रेनल कॉलम्स जो होते हैं, देखिए उनके अंदर इंटरलोबार आर्टरी होती है, ठीक है। जो रेनल कैप्सूल होता है उसके अंदर इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है, ग्लोमेरुलस के अंदर भी इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है, और हाइलम को जो है सेगमेंटल आर्टरी सप्लाई करती है। अ यंग गर्ल हैज़ हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड वीजिंग, इन्वेस्टिगेशन रिवील C1 डेफिशिएंसी एंड शी लैक एन ईस्ट्रेज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। अब ये बात हो रही है, ठीक है, C1 ईस्ट्रेज एंजाइम की, कि उसके अंदर C1 ईस्ट्रेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट है, और इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C1 ईस्ट्रेज एंजाइम जब डेफिशिएंट होता है तो आपके पास क्या हो जाता है, एंजियोएडिमा जो है उसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। एंजियोएडिमा वो कॉज करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ C1 ईस्ट्रेज जो है वो एंजियोएडिमा कॉज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज अर्ली इन स्ट्रेस, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास ऑप्शंस में स्ट्रेस में दिया CRH तो उसको प्रेफर करेंगे, अगर CRH नहीं है तो फिर ACTH आ जाएगा, और अगर ACTH की ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास कॉर्टिसोल आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि अर्ली इन द स्ट्रेस जो है सबसे पहले जो है वो CRH रिलीज़ होता है, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद ACTH हम चूज़ करेंगे, ACTH के ऑप्शन नहीं है तो फिर कॉर्टिसोल, ठीक है। अगर स्ट्रेस हार्मोन की बात की जाए, ठीक है, ये है कि अर्ली इन स्ट्रेस रिलीज़ क्या होता है, अगर स्ट्रेस हार्मोन का पूछा जाए तो वो कॉर्टिसोल होता है मोर देन ACTH, ठीक है। और जो स्ट्रेस और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, कैटकोलेमीन्स की वजह से होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन D इज़ यूज फॉर लेबोरेटरी असेसमेंट, तो लेबोरेटरी असेसमेंट के लिए हम 25 हाइड्रोक्सिलेज को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द। सो द नेक्स्ट MCQ इज एंडोर्फिन कॉन्सेंट्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंडोर्फिन जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होते हैं, ठीक है। अ बॉय हैज़ गोटन अ कट ऑन हिज फिंगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल मीडिएटर फॉर पेन, ठीक है। तो जो पेन मीडिएटर्स होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और दूसरा होता है हमारे पास, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन जो है वो पेन मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको दोनों ऑप्शंस दिए हो, ठीक है, तो आपने ब्रेडिकाइनिन को जो है वो प्रेफर करना है टू प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में ब्रेडिकाइनिन नहीं है, जैसे इन ऑप्शन में हमें ब्रेडिकाइनिन नहीं दिया हुआ, तो फिर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरफ जाएंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स में भी स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो होता है ना, ठीक है, वो पेन मीडिएटर होता है, ठीक है। और जो बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो वेजोडाइलेशन कराते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ये इसके एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने ये बताया कि जो पेन है, पेन मीडिएटर में अपने ब्रेडिकाइनिन को प्रेफर करना है टू द प्रोस्टाग्लैंडिन E2, फीवर मीडिएटर में इंटरल्यूकिन 1 और TNF होता है, और प्रेफरेंस का क्या ऑर्डर है कि इंटरल्यूकिन 1 जो है, ओवरऑल इंटरल्यूकिन 1 जो है वो मोर देन TNF जो है वो कॉज करता है फीवर, ठीक है। लेकिन इसमें ये पॉइंट है कि आपने ये याद रखना है कि सूडोमोनास जो होता है ना, इन्फेक्शन, सूडोमोनास में अगर वो पूछते हैं हाइपोटेंशन और फीवर, तो सूडोमोनास के अंदर जो है TNF इज़ मोर कॉमन, अदरवाइज ओवरऑल जो इंटरल्यूकिन 1 होता है वो मोर कॉमन होता है, ठीक है, देन TNF। और वेजोडाइलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन E2, F2 और D2 जो होते हैं वो वेजोडाइलेशन कराते हैं, ठीक है।